नमस्कार। अपकृत्य विधि इस विषय पर की व्याख्यानमाला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान में हम समझने का प्रयास करेंगे अपकृत्य में मानसिक तत्व की सुसंगतता को। व्यापक रूप में मानसिक तत्व से संबंध होता है आशय, हेतु तथा दुर्भावना से। आज के व्याख्यान में जिस प्रश्न पर हम प्रकाश डालने वाले हैं वह है, क्या प्रश्नगत कृत्य अपकृत्य है अथवा नहीं, इस बात के निर्धारण में आशय, हेतु तथा दुर्भावना सुसंगत होते हैं अथवा नहीं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अपकृत्य में आशय की सुसंगतता पर। आशय क्या होता है? आशय एक ऐसा तथ्य होता है, ऐसी बात होती है जो व्यक्ति के मन में चल रही होती है। साधारणतः जब कृत्य केवल विचार के रूप में होता है उसे आशय कहा जाता है, और वही विचार जब हम वास्तविकता में लाते हैं तो उसे हम कृत्य कहते हैं। अतः जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य को क्षति पहुंचाता है तब उस व्यक्ति द्वारा किया हुआ कृत्य साशय कहलाता है। अब हम जानेंगे अपकृत्य में आशय की सुसंगतता के संबंध में विधि क्या कहती है। जहाँ तक आपराधिक विधि का सवाल है, आपराधिक विधि के अंतर्गत अपराध के विरुद्ध अभियोजन में अपराध कारित करने के आशय को साबित किया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि दुराशय अपराध संस्थित होने के लिए आवश्यक तत्व होता है। दुराशय की अनुपस्थिति में किसी भी अपराध का गठन नहीं होता। दूसरी ओर अपकृत्य विधि के अंतर्गत अपकृत्य के विरुद्धवाद में अपकृत्य कारित करने के आशय को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जहाँ व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर अपने विधिक कर्तव्य का हनन करते हुए अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाई जाती है, अर्थात अन्य व्यक्ति के विधिक अधिकार का हनन किया जाता है, वहाँ विधि आशय की विद्यमानता को या उपस्थिति को कह सकते हैं उपधारित यानी प्रिज्यूम करती है। अतः अपकृत्य में अपराध की भांति साधारणतः आशय को साबित नहीं करना होता। आशय की उपस्थिति को विधि द्वारा उपधारित किया जाता है। दूसरे अपकृत्य के अंतर्गत उपेक्षा के मामले होते हैं, जिसमें उपेक्षा का अपकृत्य करने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर क्षतिग्रस्त नहीं करता, फिर भी वह क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने का दायी होता है। उसे दायी इसलिए ठहराया जाता है क्योंकि उसके द्वारा अपने सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य को भंग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाई जाती है, अर्थात अन्य व्यक्ति के विधिक अधिकार का हनन किया जाता है। इससे यह अर्थ निकलता है कि उपेक्षा के अपकृत्य में भी आशय जो है सुसंगत नहीं होता है। तीसरे अपकृत्य विधि के अंतर्गत घोर उपेक्षा के अपकृत्य के मामले भी होते हैं। कभी कभी व्यक्ति का आचरण घोर लापरवाही से युक्त होता है और ऐसा आचरण अन्य को क्षतिग्रस्त कर देता है। ऐसे आचरण से कारित क्षति लापरवाह व्यक्ति द्वारा नहीं जानबूझकर की हुई होती है और ना ही क्षति का कारण उसकी उपेक्षा ही होता है। ऐसे मामलों में क्षति इसलिए कारित होती है क्योंकि क्षतिकर्ता अपने आचरण के परिणामों के प्रति लापरवाह होता है। विधि के अंतर्गत ऐसे कृत्यों को घोर उपेक्षा की श्रेणी में रखा जाता है तथा लापरवाह व्यक्ति को क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी ठहराया जाता है। इससे यह अर्थ निकलता है कि घोर उपेक्षा के अपकृत्य में भी आशय सुसंगत नहीं होता। इनके अलावा अपकृत्य के अंतर्गत पूर्ण दायित्व के मामले भी होते हैं, जिसमें व्यक्ति को
उस क्षति की पूर्ति के लिए दायी ठहराया जाता है जो क्षति उसके द्वारा न ही साशय कारित की गई होती है, ना ही उसकी उपेक्षापूर्ण आचरण की वजह से। तो यहाँ पर भी हमें यह देखने को मिलता है कि पूर्ण दायित्व के मामलों में भी आशय जो है सुसंगत नहीं होता है। तो अब तक की चर्चा से हम यह कह सकते हैं कि अपराध के विपरीत अपकृत्यों के मामलों में साधारणतः आशय जो है सुसंगत नहीं होता है। अब हम चर्चा करते हैं अपकृत्य में हेतु तथा दुर्भावना की सुसंगतता पर। सबसे पहले हम समझेंगे हेतु क्या होता है तथा हेतु और आशय में अंतर क्या है। कार्य जिस अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसे हेतु कहते हैं। यह उद्देश्य साधारणतः छुपा हुआ होता है। अब हम जानेंगे हेतु तथा आशय के मध्य अंतर को। जहाँ आशय का संबंध कार्य के तत्काल उद्देश्य से होता है, वहीं हेतु का संबंध कार्य करने के पीछे जो छुपा हुआ अंतिम उद्देश्य होता है उस अंतिम उद्देश्य से होता है। दूसरा, जहाँ आशय का संबंध कार्य करने वाले से होना आवश्यक नहीं होता, वहीं हेतु का संबंध उस व्यक्तिगत लाभ अथवा संतुष्टि से होता है जिसे कार्य करने वाला पाने की इच्छा रखता है। इसे अब हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण, ए द्वारा बी पर जहर का प्रयोग किया जाना। यहाँ ए द्वारा किए गए कृत्य का यहाँ पर ए द्वारा किए गए कृत्य का तत्काल उद्देश्य जो है वो होता है बी की हत्या कारित करना, जो कि ए का आशय कहलाएगा। अतः यहाँ बी पर जहर का प्रयोग करने के पीछे ए का आशय बी की हत्या कारित करना होगा। दूसरी ओर ए द्वारा किए गए कृत्य के पीछे छुपा हुआ तथा अंतिम उद्देश्य जो ए हासिल करने की इच्छा रखता हो वह हो सकता है बी की संपत्ति हासिल करना। अतः यहाँ बी पर जहर का प्रयोग करने के पीछे ए का हेतु हो सकता है कि बी की संपत्ति हासिल करना। तो इस उदाहरण में हम देखेंगे ए का आशय होगा बी की हत्या कारित करना तथा हेतु होगा बी की हो सकता है बी की संपत्ति हासिल करना। अब हम समझेंगे दुर्भावना का अर्थ क्या है। सामान्यतः दुर्भावना का अर्थ होता है बुरी इच्छा अथवा बुरा भाव। दुर्भावना जो है एक प्रकार की क्रोध की अथवा घृणा की बुरी भावना होती है जो एक व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति होती है अथवा हो सकती है। और जब ऐसी दुर्भावना की वजह से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को हानि कारित की जाती है, तब ऐसे कृत्य को दुर्भावनापूर्ण किया गया कृत्य कहा जाता है। विधि के अंतर्गत जो है दुर्भावना को दो अर्थों में समझा गया है, वह अब हम समझेंगे। प्रथम अर्थ के अनुसार दुर्भावना से तात्पर्य जानबूझकर या साशय पहुंचाई गई क्षति से होता है। यहाँ दुर्भावना को ठीक उसी तरह समझा गया है जैसे अपकृत्य विधि के अंतर्गत आशय को समझा गया है। इसलिए जहाँ बिना किसी युक्तियुक्त तथा न्यायपूर्ण कारण के किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाई जाती है, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के विधिक अधिकार का हनन किया जाता है, वहाँ विधि दुर्भावना की उपस्थिति को उपधारित यानी प्रिज्यूम करती है। इस अर्थ में दुर्भावना से तात्पर्य साशय पहुंचाई गई क्षति से होता है तथा इसे विधि के अंतर्गत दुर्भावना भी कहा जाता है।
विधि के अंतर्गत दुर्भावना को जो दूसरा यानी दुर्भावना को अपकृत्य विधि के अंतर्गत जो दूसरा अर्थ प्रदान किया गया है उसके अनुसार दुर्भावना को अनुचित हेतु समझा गया है तथा इसे तथ्य के अंतर्गत दुर्भावना भी कहा जाता है। जहाँ कार्य करने के पीछे छुपा हुआ अंतिम उद्देश्य जिसे संबंधित व्यक्ति पाना चाहता है बुरा तथा अनुचित होता है, तब ऐसे बुरे तथा अनुचित हेतु को दुर्भावना तथा तथ्यतः दुर्भावना कहा जाता है। यानी दूसरे अर्थ जो दुर्भावना को दिया गया है उसे विधि के अंतर्गत तथ्यतः दुर्भावना भी कहा जाता है। अब विधि की दृष्टि में जो है दुर्भावना से अर्थ अनुचित हेतु होने के कारण हम अपकृत्य में दुर्भावना तथा हेतु दोनों की सुसंगतता पर एक साथ ही चर्चा करेंगे। इस संबंध में विधि का सामान्य नियम यह है कि कृत्य जो अन्यथा वैध हो इसलिए अवैध नहीं हो जाता क्योंकि वह बुरे हेतु से तथा दुर्भावना से किया गया है। इसी तरह से कृत्य जो अन्यथा वैध हो इसलिए अवैध नहीं हो जाएगा, इसलिए वैध नहीं हो जाएगा। आई रिपीट, कृत्य जो अन्यथा अवैध हो इसलिए वैध नहीं हो जाएगा क्योंकि वह एक बहुत अच्छे हेतु से किया गया हो। तो सामान्य नियम का जो पहला हिस्सा है, कृत्य जो अन्यथा वैध हो इसलिए अवैध नहीं हो जाता क्योंकि वह बुरे हेतु से तथा दुर्भावना से किया गया हो, इस संबंध में एक केस लॉ है, उसे हम जानेंगे, ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल। पहले हम जानेंगे वाद के तथ्य क्या थे। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष अपील थी। इस अपील में प्रत्यर्थी पिकल्स एक भूमि का स्वामी था तथा इस भूमि के अंदर एक पानी का प्रवाह था जिससे अपीलार्थी ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन की जो रिजर्वायर था, पानी की एक टंकी थी, उसे सप्लाई होता था। पिकल्स द्वारा अपनी भूमि के अंदर जल प्रवाह तक खुदाई का कार्य किया गया जिससे कॉरपोरेशन को होने वाला पानी का सप्लाई बंद हो गया। तत्पश्चात पिकल्स द्वारा कॉरपोरेशन के समक्ष अपनी भूमि बहुत ही ऊंची कीमत पर बेचने का प्रस्ताव रखा गया। पिकल्स द्वारा किए गए कृत्य से आहत होकर कॉरपोरेशन द्वारा न्यायालय के समक्ष उसे हुई हानि के संबंध में पिकल्स के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष जो विचाराधीन प्रश्न था वो ये था, क्या पानी के प्रवाह में विद्वेषपूर्ण तरीके से हस्तक्षेप करते हुए कॉरपोरेशन को हानि पहुंचाने के लिए पिकल्स को दायी ठहराया जा सकता है अथवा नहीं। न्यायालय ने जो इसमें निर्णय दिया वो ये था, न्यायालय ने पिकल्स के पक्ष में निर्णय दिया तथा जो अपील की गई थी ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन के द्वारा उसे खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि पिकल्स द्वारा अपनी भूमि का प्रयोग उसके विधिक अधिकार के उपयोग में किया गया था, फिर चाहे वह कृत्य दुर्भावना से युक्त क्यों न हो। कोर्ट निर्धारित किया कि दुर्भावना तथा बुरा हेतु अन्यथा वैध कृत्य को अवैध नहीं करता। अब सामान्य नियम का जो दूसरा हिस्सा है जो कहता है कृत्य जो अन्यथा अवैध हो इस कारण वैध नहीं हो जाता क्योंकि वह अच्छे हेतु से किया गया है। इससे संबंधित जो वाद है वो है साउथ वेल्स माइनर्स फेडरेशन बनाम ग्लैमोर्गन कोल कंपनी। इसके पहले हम वाद के तथ्य जानेंगे। साउथ वेल्स माइनर्स फेडरेशन एक ट्रेड यूनियन थी जो कि माइनर्स के हितों की रक्षा करने के लिए काम करती थी।
खदान में काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी मजदूरी कोयले की कीमत पर आधारित थी। कोयले के गिरते हुए दामों के साथ माइनर्स को मिलने वाली मजदूरी कम होने की संभावना दिखने पर फेडरेशन द्वारा मजदूरों को कुछ दिन काम पर न जाने का आह्वान किया गया। परिणाम स्वरूप बहुत से मजदूरों द्वारा काम पर न जाते हुए सेवा की संविदा भंग की गई, जिससे ग्लैमॉर्गन कोल कंपनी को नुकसान हुआ। परिणामतः कंपनी द्वारा फेडरेशन के विरुद्ध संविदा भंग को प्रेरित करने के संबंध में वाद संस्थित किया गया। ये भी जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष अपील ही था। अब इस अपील में जो विचाराधीन प्रश्न था वो ये था, फेडरेशन द्वारा माइनर्स को अपनी सेवा की संविदा भंग करने के लिए प्रेरित करना, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किया गया कार्य माइनर्स को ऊंची मजदूरी दिलाने के हेतु से किया गया था, क्या न्यायपूर्ण था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो निर्णय दिया था इसमें भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा अपील को खारिज करते हुए फेडरेशन को दायी ठहराया गया। न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया, संविदा भंग को प्रेरित करना एक अवैध तथा कार्यवाही योग्य अपकार है। चाहे फेडरेशन द्वारा यह कृत्य विद्वेष से नहीं बल्कि बेहद अच्छे प्रयोजन से ही क्यों न किया गया हो, जो कृत्य अन्यथा अवैध है वह अच्छे प्रयोजन से करने से वैध नहीं हो जाता। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि सामान्यतः हेतु तथा दुर्भावना अपकृत्य में सुसंगत नहीं होते हैं। अब ये जो सामान्य नियम हमने देखा कि हेतु तथा दुर्भावना सामान्यतः अपकृत्य में सुसंगत नहीं होते हैं, इस नियम के अपवाद भी है। किन्हीं विशिष्ट अपकृत्यों में हेतु तथा दुर्भावना सुसंगत होते हैं। उदाहरण के तौर पर धोखे का अपकृत्य, धोखा, विद्वेषपूर्ण अभियोजन तथा मानहानि के कुछ मामलों में जहां उचित टीका टिप्पणी अथवा विशेषित विशेषाधिकार का बचाव प्रतिवादी द्वारा लिया जाता है, वहाँ हेतु तथा विद्वेष सुसंगत हो जाते हैं। यानी कुछ जो विशिष्ट प्रकार के अपकृत्य है जैसे धोखा, विद्वेषपूर्ण अभियोजन और मानहानि के कुछ मामले जहाँ पर प्रतिवादी द्वारा उचित टीका टिप्पणी अथवा विशेषाधिकार का बचाव लिया जाता है, वहाँ हेतु तथा विद्वेष सुसंगत हो जाते हैं। आशा करती हूँ अपकृत्य में मानसिक तत्व की सुसंगतता इस विषय पर जो आज हमने चर्चा की है वो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।